गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली बोटनिकल स्टडीज़ में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट क्लाइमेट यानी पेलियो क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस संदर्भ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा प्ले किया गया है, उसके आधार पर ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में और क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडीज़ में जो स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को एक्वायर करे हुए है। और हमने लास्ट एक वीडियो में पोलन पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि पास्ट जो क्लाइमेट होती है, पास्ट क्लाइमेट का रिकंस्ट्रक्शन कैसे वैज्ञानिक कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में जाना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉक्सी डेटा है वो प्रॉक्सी डेटा बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है और वेजिटेशन से रिलेटेड जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो जो ट्री रिंग्स की स्टडी है, जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, वो किस प्रकार से पास्ट क्लाइमेट के रिकंस्ट्रक्शन में मददगार हो सकती है, हमारा ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। और इन्हीं तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जो व्यूअर्स नोट्स इन टॉपिक से रिलेटेड या इनके हैंडआउट्स के इच्छुक हैं तो वो हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप को पहले अप्लाई करें, और जब आपकी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और अकॉर्डिंगली और कन्वीनियंटली जो है आपको कंसर्न जो मैटर है वो कंसर्न मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्री रिंग्स एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक बहुत फेमस कहावत है बर्नार्ड क्लैरवेक्स के द्वारा, ट्रीज एंड स्टोन्स विल टीच यू दैट विच यू कैन नेवर लर्न फ्रॉम मास्टर्स। जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको उतना नहीं सिखा सकते। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में बात करते हैं, अगर आप साइंस की बात करते हैं, तो पेड़ पौधे, ट्रीज और स्टोन्स और जो ये चट्टाने हैं, ये आपको जितना सिखा सकती हैं आपके मास्टर्स आपको उस लेवल तक कभी नहीं सिखा पाते। और इसीलिए शायद हम जो है आज इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट क्लाइमेट। सो व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? It is basically a combination of three words: डेंड्रो, क्रोनोस, लोगोलॉजी। डेंड्रो की देखिए अगर बात करी जाए तो व्हाट डेंड्रो स्टैंड्स फॉर, डेंड्रो स्टैंड्स फॉर ट्रीज, और मोर स्पेसिफिकली इट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिंग्स ऑफ ए ट्री। एक ट्री में जो रिंग्स की डेवलपमेंट होती है, आपने कभी कटे हुए पेड़ अगर देखे हों और उनके तने को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, एक सर्कुलर इलिप्टिकल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वही ट्री रिंग्स हैं। और इन्हीं ट्री रिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डेंड्रोस। क्रोनोज, क्रोनोज इज रिलेटेड टू टाइम। एक रिंग एक वेजिटेशन ईयर में, एक ग्रोइंग सीजन में डेवलप होता है और वो रिप्रेजेंटेशन होता है उस समय की क्लाइमेटिक कंडीशंस का, और इसी आधार पर हम समय का पूर्वानुमान, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट क्लाइमेट हम करने में सक्षम रहते हैं। देयरफॉर क्रोनोज स्टैंड्स फॉर टाइम एंड ओलॉजी इज द स्टडी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्री रिंग्स विद रेफरेंस टू द टाइम इज नॉन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो वृक्ष वलय होते हैं, तो पेड़ों पे जो रिंग्स पाए जाते हैं, समय के आधार पर उनका विकास किस प्रकार से होता है, इसी का जो अध्ययन है वो अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ये एक पैटर्न जो है इस इमेज में दिखाया गया है कि आप कैसे जो है वो ट्री रिंग्स को निकाल सकते हैं। दो तरीके के ऑप्शन हैं, एक तो पेड़ खत्म हो गया है तो आप उसको काट दीजिए और ट्री रिंग्स को ले लीजिए और स्टडी करिए। अगर पेड़ आज भी जिंदा है तो आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के लिए पेड़ को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ड्रिलिंग्स को यूज कर सकते हैं। और जो बोरिंग
जो टूल्स होते हैं, जो बोरर्स होते हैं, उनका यूज करके आप इन ट्री रिंग्स को स्टडी कर सकते हैं और उन बोरर से निकाला गया डेटा के आधार पर ये कुछ इस तरीके की जो है वो इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप समय और जलवायु दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। और अगर वो पेड़ ऑलरेडी डेकेड है, डिस्ट्रॉयड है, तो आप उसके तने का अध्ययन जब करेंगे तो आप पाएंगे कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो उस पेड़ में देखने को मिलता है। और ये वो ट्री रिंग्स हैं। ये अगर हम बात करें ना, दीज आर द ट्री रिंग्स। ये ट्री रिंग बेसिकली सेलुलर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेलुलर डेवलपमेंट में अगर बात करी जाए तो एक समय पे जब एक पेड़ की ग्रोथ शुरू होती है तो उस पेड़ की ग्रोथ यहाँ सेंटर से शुरू होती है, यहाँ पे उसकी सेल्स होती हैं और ग्रोइंग सीजन धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होता चला जाता है, उस ग्रोइंग सीजन के एंड में जाके ये जो सेल्स होती हैं ये एक रिंग का जो है वो शेप ले लेती हैं और हर एक ग्रोइंग सीजन में एक रिंग डेवलप होता है। और मान लीजिए सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए 200 रिंग जो है वो इस पेड़ में आइडेंटिफाई हुए हैं। दैट मीन्स दिस ट्री इज 200 ईयर्स ओल्ड। 200 साल पुराना ये पेड़ है। ट्री रिंग्स की जो विड्थ होती है और ट्री रिंग्स का जो कलर होता है वो क्लाइमेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। वो हमें बताता है कि जिस समय ये ट्री रिंग डेवलप हुआ था उस समय जलवायु परिस्थितियां जो है वो यहाँ पर किस प्रकार की देखने को मिली थी। वेरिएशन इन ट्री रिंग्स का एनवायरमेंटल कंडीशंस के वेरिएशन को शो करता है। कोल्ड है, वार्म है, मॉइस्ट है, ड्राई है। और इसी वेरिएशन का जो अध्ययन है वो हमें पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझने में और हमारे लिए मददगार जो है वो पाया जाता है। एक साल में एक रिंग डेवलप होता है और एक रिंग जितना वाइडर होता है, जितना बड़ा और चौड़ा पाया जाता है, वो ह्यूमिड कंडीशंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर उस ग्रोइंग सीजन में बरसात बहुत अच्छी मात्रा में होती है तो ट्री रिंग्स का जो साइज है वो वाइडर पाया जाएगा। और अगर वहां पे वाटर का डेफिशिएंस है, वाटर की डेफिसिट है, तो वाटर के डेफिसिट के उसमें जो ट्री रिंग है वो नैरो पाया जाता है। हमें करना क्या होता है, जो बहुत सारी स्टडीज हैं उन स्टडीज के आधार पर, और इसमें हम कैसे इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिफॉर्मिटिज्म, द मार्वलस कॉन्सेप्ट गिवन बाय जेम्स हटन, हेल्प अस। कैसे? प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्री रिंग प्रेजेंटली इन ए एग्जिस्टिंग ट्री and try to correlate your studies with the previous rings. And when you make an association between these two, you will be able to predict कि किस समय पे, किस साल में, किस प्रकार की जलवायु परिस्थितियां जो हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर पाई गई थी। सपोज एक ट्री रिंग में हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, 200 रिंग पाए जाते हैं। 100th जो रिंग है वो वाइडर है, 150th रिंग जो है वो नैरोअर है। सो व्हाट डज इट मीन्स? सेंटर से हम काउंट करते हैं, बाहर की तरफ हम जाते हैं क्योंकि सेंटर जो है वो यंग होता है। सेंटर से जो 100वां पाया गया था, वाइडर था, वो हमें बताता है 200 साल पुराना जो है ये ट्री है और इसमें आज से 100 साल पहले जलवायु काफी ह्यूमिड थी। 150 साल पहले आज के कंपैरिजन में जलवायु जो है वो लेस ह्यूमिड थी। कितनी ज्यादा ह्यूमिड थी और कितनी कम ह्यूमिड थी, प्रेजेंट जो रिंग्स की स्टडीज है उनकी विड्थ और उस समय जो रिंग डेवलप हुआ था उसकी विड्थ, इन दोनों के कंपैरिजन के आधार पर तय कर लिया जाता है। और जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पास्ट क्लाइमेट की रिप्रेजेंट करता है। एक पेड़ का हमें पता है कि वो पेड़ किस तापमान की परिस्थिति में विकसित होता है, तो टेम्परेचर हमें पता है और हमें मॉइस्चर की कंडीशंस का अनुमान लगाना है, तो इस आधार पर हम जो है वो अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। एज लिमिटेशन यहाँ पर एक अप्लाई होती है क्योंकि वेजिटेशन, बहुत पुरानी जो वेजिटेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे ब्रिस्टल पाइन्स की अगर बात करी जाए इस पेड़ की, तो ये लगभग 4000 साल से अधिक पुराना है। 4780 प्लस ईयर्स की जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को इसके आधार पर, इसके अध्ययन के आधार पर हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की अगर डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करी जाए तो 3 तरीके के अध्ययन इसके आधार पर किए जा सकते हैं। लिटिल आइस एज, लिटिल क्लाइमेटिक ऑप्टिमम और ग्लेशियल आइस बजट। 3 चीजों को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिटिल आइस एज ये वो समय था
जब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्लेशियर्स एडवांस करे थे, और आज से लगभग जो है ये 1570 से 1650 और लगभग 1700 के आसपास का जो है 1500 से 1700 के बीच की 200-250 साल की अवधि है जब लिटिल क्लाइमेटिक एज जो है वो एग्जिस्ट करी थी अर्थ सरफेस पे। और नॉर्दर्न स्वीडन की जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल स्टडीज हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर होलोसीन एज में 1570 से लेके और 1650 एडी के बीच में जो ग्लेशियर्स हैं वो एडवांस करे थे, काफी आगे की तरफ जो है वो आ गए थे। और इसमें जो टेम्परेचर है जो इंटरप्रेट किया गया है वो टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन है कि ये 2 से लेके ये 204 नहीं है, ये है 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में गिरावट इस समय पर जो है वो देखने को मिली थी, यानी प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनसे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आया था, ग्लेशियर एडवांस करे थे। लिटिल आइस एज के बाद लिटिल क्लाइमेटिक ऑप्टिमम की बात करें तो ये असल में वो जलवायु परिस्थितियां होती हैं जो वर्तमान में जलवायु परिस्थितियां अब किसी भी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर वैसी ही जलवायु परिस्थितियां प्राचीन काल में किसी एक विशेष समय अवधि में पाई जाएं तो उसको लिटिल क्लाइमेटिक ऑप्टिमम का नाम दिया जाता है। और नॉर्दर्न स्वीडन में ही किए गए अध्ययन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के, ये इंडिकेट करते हैं कि आज से लगभग 6000 बिफोर प्रेजेंट, आज से लगभग 6000 साल पहले की अगर हम जो है वो बात करें तो हमें ऐसा देखने में जो है वो आया है कि प्रेजेंट से मिलती जुलती जलवायु परिस्थितियां तब एग्जिस्ट करती थी। और 1000 से लेकर 1300 साल पहले भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां जो है वो इस एरिया में ऑब्जर्व करी गई हैं, देखने को मिली हैं। ग्लेशियल आइस बजट की अगर बात करी जाए तो बजट 2 तरह से कैलकुलेट होता है, नेगेटिव बजट, पॉजिटिव बजट। अगर आइस का अकुमुलेशन ज़्यादा है और मेल्टिंग कम है तो पॉजिटिव आइस बजट कहलाता है, और आइस का अकुमुलेशन कम है और मेल्टिंग ज़्यादा है तो वो नेगेटिव आइस बजट कहलाता है। नेगेटिव आइस बजट इंक्रीजिंग टेम्परेचर को दर्शाता है, पॉजिटिव आइस बजट डिक्रीजिंग टेम्परेचर को दर्शाता है। और हिमालयन रीजन में, सब हिमालयन रीजन में पानेस वालिंचिना जो ट्री है उसके अध्ययन कुछ इसी तरीके के इंडिकेशन हमें देते हैं। और ऐसा पता लगता है कि 1970 से 1976, 81 से 84, 89 ये वो समय था जब ग्लेशियर जो है वो एक्सीड कर रहे थे, ग्लेशियर एडवांस कर रहे थे, ग्लेशियर आगे की तरफ जो है वो इस पर्टिकुलर समय में आए थे। और इसके विपरीत 1977 से लेके 1980, 1985 से लेके 1988 ये वो समय था जब ग्लेशियल जो लॉस था वो गेन को एक्सीड कर रहा था, और नेगेटिव आइस बजट जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस एरिया में ऑब्जर्व किया गया था। So this is all about our discussion on dendrochronology, how dendrochronological studies could be helpful in reconstruction of the past climate. This was our discussion was about that. और लास्ट में I will request you to kindly share this video if you find that this video is helpful for you at somehow, then आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको जो है वो शेयर ज़रूर करिए। और जिन बच्चों को, जिन व्यूअर्स को रिक्वायरमेंट है पीडीएफ हैंडआउट्स की या फिर नोट्स की इन टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारे चैनल को यहाँ पे एक मिनिमल फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी सब्सक्रिप्शन के आधार पर आपको जो है वो मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।